नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। खास खबरों के साथ बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। बिहार विधान परिषद की खाली 2 सीटों पर 28 जनवरी को मतदान होगा। चुनाव आयोग से इसकी घोषणा कर दी गई है और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के राज्यसभा के लिए चुने जाने और पूर्व मंत्री विनोद नारायण झा का बेनीपट्टी से चुने जाने के कारण खाली हुई सीट पर चुनावी अधिसूचना 11 जनवरी को जारी होगी और 14 जनवरी से नामांकन होगा और 18 जनवरी को नामांकन की अंतिम तारीख होगी। अगर संभव हुआ तो मतदान 28 जनवरी को होगा और उसी दिन चुनाव परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। चुनाव आयोग ने दावा किया है कि चुनाव के दौरान कोविड नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा और बीजेपी के कोटे से खाली हुई इन दोनों सीट में सुशील कुमार मोदी का कार्यकाल जहां 5 मई 2024 को खत्म हो रहा था, वहीं विनोद नारायण झा का कार्यकाल 21 जुलाई 2022 तक है। देखना है यह चुनाव भी राज्यसभा चुनाव की तरह निर्विरोध होता है या फिर मतदान के द्वारा इसका फैसला होता है। तो इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव चैट पर जुड़ चुके हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी अशोक मिश्र। अशोक जी, बिहार विधान परिषद की दो खाली सीटों पर चुनाव होना है। इसको लेकर 28 तारीख की जो तिथि है उसकी घोषणा हो सकती है। फिलहाल क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, देखिए साहिबा, बीजेपी कोटे की ये दोनों खाली सीटें हैं, जिस पर एक सुशील कुमार मोदी और दूसरे पर विनोद नारायण झा जी थे। इन सीटों के खाली होने के कारण चूंकि सुशील मोदी राज्यसभा के लिए चुन लिए गए हैं और विनोद नारायण झा फिर से विधायक बन गए हैं मधुबनी जिले के बेनीपट्टी से, तो ऐसी परिस्थिति में चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा कर दी है इस चुनाव की और इसके लिए 11 जनवरी को विधिवत चुनावी अधिसूचना जारी होगी। 14 जनवरी से नामांकन शुरू होगा। 18 जनवरी तक नामांकन की अंतिम तिथि है और उसके बाद अगर संभव होता है तो फिर 28 जनवरी को मतदान होगा और उसी दिन चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि चुनाव आयोग ने कहा है कि इसमें कोविड नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा और ये दोनों की दोनों सीटें बीजेपी कोटे की हैं और यह एक तरह से उपचुनाव है। लेकिन राज्यसभा की सीट पर जिस तरह से विपक्ष ने सुशील कुमार मोदी के लिए मैदान बिल्कुल खाली कर दिया था, लेकिन वही अब देखना होगा कि विधान परिषद के चुनाव में, इस उपचुनाव में फिर विपक्ष की क्या रणनीति होती है। क्या बीजेपी के उम्मीदवार को हराने के लिए विपक्ष तैयारी करेगा, वह अपनी उम्मीदवारी देगा या फिर दोनों सीटें बीजेपी की झोली में जा सकती हैं। इन बातों पर अब ध्यान रखना होगा चूँकि यह चुनाव काफ़ी दिलचस्प है और यह चुनाव भी एक तरह से बिहार विधानसभा के सदस्यों के मतदान से ही होती है। तो एक बार फिर सरकार और विपक्ष के बीच जोर आजमाइश होगी, शक्ति का प्रदर्शन होगा और कहीं न कहीं इस चुनाव में अगर विपक्ष अपनी उम्मीदवारी खड़ा करता है, अपनी दावेदारी देता है, तो यह चुनाव काफ़ी दिलचस्प होगा और फिर इसमें कई चौंकाने वाले भी परिणाम आ सकते हैं और दल बदल तो कानून का तो इस पर लागू नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं कि अगर पार्टी के विधायकों ने पाला बदला और जिस तरह से अभी कांग्रेस के विधायकों के बारे में चर्चा हो रही है तो इस चुनाव का परिणाम बिल्कुल चौंकाने वाला होगा। साहिबा, ये भी जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से आपने कांग्रेस का जिक्र किया है तो आगे हम बात करेंगे, जहां पर आज कांग्रेस के बड़े नेता ने ये बयान दिया है कि कांग्रेस के 11 विधायक जो हैं जदयू में शामिल हो सकते हैं या 11 बड़े नेता जो हैं वो जदयू में शामिल हो सकते हैं। तो लगातार कहें कि कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है, जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कहीं ना कहीं करारी हार झेलनी पड़ी है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के अंदर जो उथल पुथल है, हमने पहले ही बताया था कि बिहार विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर कांग्रेस ने अपनी उम्मीदवारी दी थी और मात्र 19 उसके विधायक चुन करके आए हैं और फिर इस चुनाव में जो करारी पराजय हुई उसको लेकर के कांग्रेस का एक बड़ा गुट कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ खड़ा है और वह बार बार कह रहा है कि प्रदेश कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उन्होंने टिकटों की बिक्री की, जिसकी बदौलत कांग्रेस की को यह दुर्गति देखनी पड़ी। तो ऐसी परिस्थिति में उन लोगों का डिमांड है, उन लोगों की मांग है कि जो नेतृत्व है उसका परिवर्तन होना चाहिए, चाहे प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी हों, चुनाव अभियान समिति के संयोजक अखिलेश सिंह सांसद हों या फिर विधायक दल के नेता अजीत शर्मा हों या फिर बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल हों। लेकिन शक्ति सिंह गोहिल ने पहले ही इस्तीफा दे दिया है, भक्त चरण दास को इसकी जिम्मेवारी मिली है, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस में विवाद जो है वह जारी ही है, वह थमने का नाम नहीं ले रहा है। और कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं भरत सिंह, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सदानंद
सदानंद सिंह, अखिलेश सिंह और मदन मोहन झा ने मिलकर के टिकटों को बेचा है और इसी के वजह से कांग्रेस की यह दुर्गति हुई है। और जो 11 विधायक चुनाव जीत करके आए हैं वो पैसे से टिकट खरीदे हैं और वह उनको कांग्रेस संगठन से, पार्टी से उनको कोई मोह नहीं है और वह कभी भी पाला बदल सकते हैं और जदयू में जा सकते हैं, एनडीए में जा सकते हैं। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि मदन मोहन झा जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी की तरह भी पाला बदल सकते हैं और अजीत शर्मा भी दल बदल कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट है। हालांकि इस मामले को लेकर के आज जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा गया, पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझको अपने काम से मतलब है, लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि अभी हम में आरे सामने कोई यह प्रस्ताव नहीं आया है। ऐसी बात नहीं, अगर मुख्यमंत्री चाहते तो ये कह सकते थे कि हमारे पास इस तरह का प्रस्ताव भी आएगा तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे, यानी कि दल बदल कराने के फिराक में हम नहीं हैं। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री ने यह संकेत दिया कि हमारे पास अभी कोई प्रस्ताव नहीं आया है, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं अगर कांग्रेस के बागी विधायक मुख्यमंत्री से या जदयू के बड़े नेताओं से संपर्क करते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें जदयू में शामिल कराने के लिए निश्चित रूप से जदयू का नेतृत्व तैयार होगा और उनके लिए गेट खोले जाएंगे। तो कांग्रेस के भीतर जो घमासान मचा है उस घमासान की अंतिम परिणति अब होनी है और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि खरमास समाप्त होने के बाद 14 जनवरी के बाद कहीं न कहीं कांग्रेस के बीच पार्टी के अंदर बहुत बड़ा एक तरह से कहिए कि धमाल मचेगा, पाला बदलने का खेल शुरू होगा और कुछ भी हो सकता है, यह कहा जा सकता है। तो बिल्कुल अशोक जी, आप हमारे साथ बने। एक बार हम उस बयान को सुनते हैं जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक भरत सिंह ने बिहार कांग्रेस में बड़े टूट को लेकर आलाकमान को आगाह करते हुए बयान दिया है और कहा है कि कांग्रेस के 11 विधायक जदयू के संपर्क में। इस टूट का कारण बताते हुए भरत सिंह ने कहा कि बिहार कांग्रेस में जो वरिष्ठ पदों पर बैठे हुए हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा हो, सदानंद सिंह हो, अखिलेश सिंह हो या आलाकमान को गुमराह करते हैं और बिहार कांग्रेस के असली समस्याओं को नहीं बताते हैं। और वहीं इसको लेकर जदयू ने भी प्रतिक्रिया दी है, तो दोनों बयानों को पहले हम सुनते हैं। अभी 11 तो है ही, जो बात है थोड़े सामने में, तो जाने के समय में पता चलता है कि इतना चलेगा, लेकिन 11 फाइनल है। 11 अपना तैयार है और लोगों का अभी तो मतलब उसका तय तमन्ना भी हो गया है। तय तमन्ना लोग करता रहता है, यहाँ तो रोज उसी के माहिर लोग है ये हैं जो करते हैं पार्टी को, जो बेचते खरीदते आया है आज तक। सदानंद सिंह इतना दिन से दूसरा कोई काम नहीं, मदन झा का कोई काम नहीं, अखिलेश सिंह का कोई काम नहीं, तो ये लोग अपना करते आए हैं। आलाकमान को वहाँ गलत सूचना देते रहा है और वो लोग विश्वास करते रहा उनको। लंबे समय से बिहार में कांग्रेस के लिए अच्छे हालात नहीं है और बिहार कांग्रेस को पूरी तरह से कोमा में है, ये आरोप हमारा पहले भी था। इस आरोप की पुष्टि अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भरत सिंह के बयान से हो गई है, जिसमें कांग्रेस में संभावित भगदड़ की उन्होंने चर्चा की है और शायद इस बात को शक्ति सिंह गोहिल ने भी भांप लिया था और इसीलिए बहाना कुछ और ढूंढ करके उन्होंने बिहार कांग्रेस के प्रभारी पद से खुद को मुक्त करने की इच्छा जाहिर की। कहीं ना कहीं दूसरों के घर में ताकझांक करने के बजाय अब कांग्रेस के नेताओं को पहले अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। तो सीधा एक बार रुख करते हैं न्यूज रूम का, जहां पर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अशोक जी जुड़े हुए हैं। अशोक जी, जानना चाहेंगे जिस प्रकार से लगातार कांग्रेस को लेकर कहीं न कहीं सवालिया निशान खड़ा हो रहे हैं, पहले भी कल शक्ति सिंह गोहिल ने ट्वीट किया और आज कांग्रेस के एक बड़े नेता बयान देते हैं इस तरीके से, जहां पर बिहार कांग्रेस में टूट के जो आसार हैं वो नजर आ रहे हैं और साथ ही अब जदयू भी और साथ ही जो सत्ता पक्ष हैं वो पलटवार कर रहे हैं। कि कांग्रेस में जो घमासान मचा हुआ है उसको लेकर के जो एनडीए है उसकी बाँछें खिल गई हैं और एनडीए को लगता है कि चूंकि बिहार विधानसभा में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में कड़ी टक्कर है और आंकड़ों के खेल में अगर कहें तो बहुत कम आंकड़ों का फासला है दोनों गठबंधनों के बीच में। वैसी परिस्थिति में अगर कांग्रेस में टूट होती है तो इसका सीधा लाभ एनडीए गठबंधन को मिलता है, नीतीश की सरकार को मिलता है और सीधा नुकसान महागठबंधन को होता है। और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि बिहार की जो सियासत है उस सियासत में नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन चाहेगा कि कांग्रेस कमजोर हो,
विपक्ष कमजोर हो। और वैसी परिस्थिति में कांग्रेस नेता का जो यह बयान है वो काफ़ी चौंकाने वाला है। हालांकि इसकी परिणति क्या होती है वो तो बाद की बात है, लेकिन हमने पहले भी बताया कि 2015 में 41 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी और 27 पर वह जीती थी। इस बार 70 विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे थे और मात्र 19 सीटों पर उसकी जीत हुई है। और 11 जो भरत सिंह दावा कर रहे हैं वो उसमें कितनी सच्चाई है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कई ऐसे विधायक हैं जिनका व्यक्तिगत संबंध नीतीश कुमार से रहा है और जदयू के बड़े नेताओं के साथ रहा है। वैसी परिस्थिति में अगर कांग्रेस का कुनबा साफ हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। और कांग्रेस अगर 2010 की तरफ फिर 4 सीटों पर सिमट जाए तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस में जो घमासान मचा हुआ है इसका अंतिम परिणाम कुछ न कुछ जरूर निकलेगा और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यह कांग्रेस के लिए नुकसानदेह होगा और एनडीए गठबंधन के लिए फायदेमंद होगा। जी बिल्कुल अशोक जी, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि कांग्रेस में लगातार घमासान मचा है, जहां पर कांग्रेस के बड़े नेता आज ये बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस के 11 विधायक जदयू के संपर्क में हैं और जदयू में कभी भी पाला बदल सकते हैं। और साथ ही इसको लेकर जदयू ने भी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि कांग्रेस का बिहार में आधार नहीं है। इस तरीके से जो कांग्रेस के बड़े नेता बयान दे रहे हैं, इसको देखते हुए जदयू ने प्रतिक्रिया दी है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। चलते हैं अगली खबर की बात करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनएमसीएच पहुंच कोरोना स्टेट वैक्सीन यूनिट का निरीक्षण किया और मुख्यमंत्री के साथ स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव सहित सभी बड़े अधिकारी मौजूद रहे। तो सीएम नीतीश कुमार एनएमसीएच पहुंचे और कोरोना स्टेट वैक्सीन यूनिट का निरीक्षण किया और साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि कोरोना का जो वैक्सीन है जल्द ही लोगों तक पहुंच जाएगा। कुछ भी आएगा वैक्सीन उसको रखने का और फिर जो एक एक आदमी का वैक्सीनेशन होगा, टीकाकरण होगा, तो उसको जिस प्रकार से एक व्यक्ति के लिए एक ही जो बना हुआ है सीरीज, तो वो भी आ गया है पूरे तौर पर यहाँ। मतलब पूरी तैयारी हो गई। जो आएगा सबसे पहले यहाँ रहेगा, 10 जगहों पर उसको भेजा जाएगा और 10 जगहों से फिर सभी जिलों में भेजा जाएगा और वहाँ से फिर जहाँ भी जरूरत होगा उस जगह पर जाएगा। तो इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। इसलिए हम लोग आज देखने आए हैं कि कितना ज़्यादा हम लोगों की तैयारी हो गई है ताकि किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं आएगा। जिस दिन से वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा केंद्र सरकार की तरफ से, तत्काल इस पर जो दिशा निर्देश है उसके मुताबिक यहाँ पर तत्काल इसकी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो सीएम नीतीश कुमार एनएमसीएच पहुंचे और एनएमसीएच पहुंच कोरोना वैक्सीन को किस तरीके से रखा जाएगा इसका निरीक्षण किया। तो इस पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता गौतम गौंड। गौतम, जानना चाहेंगे, सीएम नीतीश कुमार एनएमसीएच पहुंचे थे और सीएम नीतीश कुमार ने तमाम जो तैयारियां थी कोरोना वैक्सीन को लेकर इसका जायजा लिया, साथ ही जल्द ही कोरोना वैक्सीन लोगों तक पहुंचाने की बात भी कही। जी देखिए, नीतीश कुमार जो है आज पहुंचे हुए थे, उन्होंने निरीक्षण किया और एनएमसीएच के वैक्सीन स्टोरेज सेंटर जो है वहां पर उन्होंने पूरा जायजा लिया। 3 तल्ला का ये फ्लोर है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का जो उन्होंने निरीक्षण किया, वहां पर उन्होंने जानकारी ली। इस मौके पर प्रधान सचिव जो है स्वास्थ्य विभाग के प्रत्यय अमृत और उसके बाद जो कहा जा सकता है कि मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री, तमाम लोग जो है जो है वो यहाँ पे मौजूद है। एनएमसीएच के जो अधीक्षक है वहाँ मौजूद थे और पूरी एक विस्तृत जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिया किस तरह से वैक्सीन का जो कहा जाता है कि लाने से लेकर, क्योंकि ये वैक्सीन केंद्र सरकार की तरफ से दी जा रही है और इसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि वैक्सीन की जो संख्या है, जो मांग है, उन तमाम चीजों का ध्यान रखते हुए वैक्सीन किसी तरह से खराब तमाम चीजों का ख्याल रखना है। तो ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इसको देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाना कि किस तरह से स्टोरेज होगा, किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होगा और हर लोगों तक ये वैक्सीन पहुंचाने की जो सरकार की जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी को कैसे विभाग पूरा करेगा। अगर कहीं कमी लगेगी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन चीजों की समीक्षा करेंगे और नए आदेश भी देंगे। मगर मुख्यमंत्री जहाँ तक अधिकारियों की बात से और जो विभाग के कर्मी हैं उनके बातों से संतुष्ट दिखे। मुख्यमंत्री जब निरीक्षण करके निकले तो उन्होंने अपने बातों में ये कहा कि जो वैक्सीन है उसके लिए जो कहा जाता है कि
सिरिंज होता है और वैक्सीन को सिरिंज के माध्यम से दिया जाना है जी। और 1.5 से 2 करोड़ सिरिंज जो होता है इसके लिए स्पेशल सिरिंज है वो स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार ने व्यवस्था कर रखी है। बस इंजेक्शन वो आने का इंतजार है। कोविशील्ड इंजेक्शन जो है कोरोना वैक्सीन उसका आने का इंतजार हो रहा है और ये इंजेक्शन इसी महीने में आ जाएगा और इंजेक्शन देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। जी। पहले चरण में जो कहा जाता है कि जो स्वास्थ्य हेल्थ वर्कर है, हेल्थ वॉरियर जो है जिन्होंने कोविड के समय में लोगों की जान बचाने और इस पूरे बीमारी में उनका इलाज करने के लिए काम किया, उनको ये दिया जाएगा। जो इच्छुक लोग होंगे उन तमाम लोगों को ये वैक्सीन दिया जाएगा। और उसके बाद जो कहा जा सकता है कि आम लोग जिनको ये जरूरत होगी उसकी व्यवस्था उनको देने के लिए की जाएगी। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी बिहार सरकार ने बना रखी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का निर्देशन करके। मुख्यमंत्री ने कोरोना वैक्सीन के देने की शुरुआत की जब सवालों पर जवाब दिया तो उन्होंने बोला कि जानकारी मुझे मिल चुकी है कि कब तक इंजेक्शन आएगा, मगर किसी कारण से उन्होंने बोला कि इसे डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ये बात उन्होंने इशारों में जरूर कह दिया कि इसी महीने से ये माना जा सकता है कि इंजेक्शन देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बिल्कुल गौतम, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार एनएमसीएच पहुंचे और एनएमसीएच में कोरोना वैक्सीन को किस तरीके से रखा जाएगा, किस तमाम तैयारियों को लेकर जायजा लिया और साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जल्द ही यानी कि इसी महीने तक कोरोना वैक्सीन जो है मिल जाएगी और साथ ही भी सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मी और जो कोरोना वॉरियर्स हैं जिन्होंने आम लोगों की स्वास्थ्य का ध्यान रखा उनको सबसे पहले कोरोना वैक्सीन दिया जाएगा। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बिहार में अपराध और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन मोड में दिख रहे हैं और बीते साल के अंतिम दिनों को अचानक पटना स्थित पुलिस मुख्यालय पहुंचकर उन्होंने हालात की समीक्षा की थी। नए साल में सीएम आज फिर से पुलिस मुख्यालय में आला अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग में कानून व्यवस्था की समीक्षा की। तो सीआईडी को और दूसरा पीएमपी। तो सीआईडी की भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अनेक प्रकार की जिम्मेवारी इस विभाग के अंतर्गत है और जो क्राइम का जो फिगर है कि किस थाने में किस प्रकार का क्राइम हुआ उसके पूरे आंकड़े उन्हीं के पास होते हैं। और उन्होंने पिछले 2 वर्षों से जो कुछ भी दिखाया है और एक एक चीज़ को कहा कि आप देखिए, जांच करिए और किस तरह से इस काम में कोई देरी हो रहा है या किसी के इंक्वायरी में, इन्वेस्टिगेशन में, इन सब चीज़ों को देखिए। ये बात हुई तो आज पूरे तौर पर हमने जानबूझ करके सीआईडी का पूरा उसकी समीक्षा इसलिए की है कि क्या इनको ज़रूरत है और किस काम को किस प्रकार से करना है। तो एक एक चीज़ को देख करके उनके और जितने अन्य लोगों की आवश्यकता है, अधिकारियों की ज़रूरत है, दूसरे अपने पुलिस पर्सन्स की जरूरत है, इन सब के लिए आज हमने एक बात। इस पर अधिक बातचीत के साथ हमारे साथ न्यूज रूम से संवाददाता मरगूब आलम जुड़ चुके हैं। मरगूब, जानना चाहेंगे सीएम नीतीश कुमार 15 दिन के अंदर 2 बार पुलिस मुख्यालय पहुंचे और आज लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने मुख्यालय में क्लास लगाई और साथ ही क्या कुछ निर्देश दिया? देखिए, इस बार जो नई सरकार बनी है, इस सरकार में नीतीश कुमार का विज़न वही है जो विज़न उनका पहले था, लेकिन उनके कार्यशैली में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। कारण इसके पीछे राजनीतिक हो, प्रशासनिक हो, निश्चित तौर पर यह बहस का मुद्दा नहीं है। मामला यह है कि नीतीश कुमार इस साल, नए साल में पहली बार और ये पुलिस मुख्यालय दूसरी बार पहुँचे, लेकिन इस बार नीतीश कुमार ने जो मीटिंग की, इस मीटिंग में उन्होंने वरीय अधिकारियों को जमकर क्लास लगाई है। उन्होंने कहा कि अपराध हो रहे हैं, उसके कारण क्या हैं, एक उन कारणों को तलाशिए, दूसरा अपराध करने वाला जो व्यक्ति है वो किस किस गैंग से जुड़ा हुआ है, तीसरा उन्होंने कहा कि आप मॉनिटरिंग क्यों नहीं करते हैं जिले पे, बड़े बड़े अपराधी जा रहे हैं और वो आराम से 3 महीने के अंदर उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं होता है, वो वापस आ जाते हैं, फिर संगठित गिरोह बना के वो क्राइम करते हैं। उनका सीधे तौर पर कहना था कि ऑर्गेनाइज क्राइम बहुत खतरनाक है। एक बहुत ही बड़ा निर्देश या बड़ी बात उन्होंने कही जी, थानेदार और डीएसपी नहीं नपेंगे, अब जिले के एसपी को भी नपना होगा, राज्य पुलिस मुख्यालय के अधिकारी भी नपेंगे। उन्होंने स्पष्ट अधिकारियों से कहा कि क्राइम अगर होगा तो पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों को जवाबदेही लेनी होगी। पुराना जमाना गया, नए जमाने में नए तरीके से काम कीजिए, साइंटिफिक तरीके से काम करें, फॉरेंसिक के लोगों को लगाएं,
जो अपराधी पकड़े जाते हैं उनसे उनके आका के बारे में पूछे, और जो आका, जिन आका का नाम आए, जो बड़े अपराधी का नाम आए, उनके खिलाफ आर्थिक तौर पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब उनके संपत्ति को जब्त कीजिए आप। देखिए इस बार का जो मीटिंग था साहिबा, वो मीटिंग महज जो हमारे पास जानकारी है 1.25 घंटे का मीटिंग था नीतीश कुमार का, लेकिन वो मीटिंग बढ़ करके 2.25 घंटे हुआ जी। सवाल सीधा था कि नीतीश कुमार ने कहा है कि सभी लोग सामूहिक रूप से जिम्मेदार होंगे, डीजीपी भी जिम्मेदार होंगे, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जिम्मेदार होंगे, स्पेशल ब्रांच के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। उन्होंने खास तौर पर कहा कि सीआईडी क्या कर रही है, सीआईडी का क्या रोल है भाई। उन्होंने पूछा डीजीपी से कि आखिर आपकी सीआईडी क्या कर रही है, उसका रोल क्या है। उन्होंने कहा कि सीआईडी के अधिकारियों को क्राइम के खिलाफ लगाइए जिले में, उनको बोलिए पता करने के लिए कि कौन कौन ऑर्गेनाइज क्राइम का गिरोह है जो जेल से हाल में निकला है, कहां है, वह किस तरह की कार्रवाई कर रहा है, वह किस तरीके से गिरोह बना रहा है। सीआईडी उसके बारे में रिपोर्ट दे और पुलिस उस पर कार्रवाई करे। तो सभी बड़े अधिकारियों को जमकर क्लास लगाई है। और फिलहाल नीतीश कुमार ने कहा है कि अगर अपराध यही रहा, अपराध होता रहा, तो निश्चित तौर पर सभी के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि क्राइम, कम्युनलिज्म, करप्शन, सीसीसी, इन तीनों पर हमने अपने सत्ता के पहले दिन भी समझौता नहीं किया था और सत्ता के अंतिम दिन तक मैं समझौता नहीं करूंगा। और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि डीजीपी साहब, उन्होंने अपर मुख्य सचिव, गृह सचिव जो अमित सुबह ने, उनको कहा कि अपने स्तर से खुद मॉनिटरिंग करें और जहां बड़ी घटना होती है, जहां बड़े अपराधी हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। उनके खिलाफ 3 महीने के अंदर में चार्जशीट दाखिल होनी चाहिए जिससे उनका कन्विंसन हो। उन्होंने यह भी कहा कि अनुसंधान समय पर पूरा करें और जो बड़े अपराधी हैं उनको सजा दिलाने के लिए आप पूरी कार्रवाई करें, अन्यथा निश्चित तौर पर हालात ऐसे ही रहेंगे। तो फिलहाल बहुत ही कड़ा निर्देश था, बहुत ही साफ लफ्जों में चेतावनी थी। चूंकि मीडिया के सामने नीतीश कुमार बहुत कम बोलते हैं इस तरीके से। अपराध, उन्होंने स्पष्ट कहा कि क्राइम की घटना हो रही हैं, हुई भी हैं, लेकिन इसे रोकना पड़ेगा और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में बड़ी अधिकारियों को जिम्मेदारी लेनी होगी। थानेदार, डीएसपी तक बात नहीं जाएगी, एसपी जिम्मेदार होंगे, एडीजी जिम्मेदार होंगे, डीजीपी जिम्मेदार होंगे। तो अब राज्य पुलिस मुख्यालय के अधिकारी भी कटघरे में हैं और अगर क्राइम बढ़ा, बड़ी घटनाएं होंगी तो उसकी जवाबदेही उन्हें देनी पड़ेगी। उन्होंने फिर कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं फिर आऊंगा, फिर उन्होंने कहा कि मैं फिर पिछले 10 से 15 दिन के अंदर आऊंगा, फिर मैं अपने दिए गए निर्देशों को मैं देखूंगा क्या क्या पालन हुआ। इन 15-20 दिनों में किस तरह के क्राइम हुए और किन किन बड़े अपराधियों के खिलाफ राज्य पुलिस मुख्यालय या पटना या कह सकते हैं कि जिले के पुलिस ने कार्रवाई की। तो बड़ी बात है। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार का जो इस बार का विजन है, विजन वही है, कार्यशैली बिल्कुल बदली हुई है और शायद इस कार्यशैली को समझना पड़ेगा अधिकारियों को कि इस बार वो किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। डीजीपी हो चाहे एडीजी हो। बिल्कुल मरगूब, तो सीएम नीतीश कुमार ने मुख्यालय में क्लास लगाई है और तमाम अधिकारियों से साफ तौर से कहा है कि आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने की कोशिश की जाए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रांची की, जहां पर राजभवन के समीप भारतीय जनता पार्टी महानगर द्वारा राज्य में बढ़ते आपराधिक घटना, खासकर महिलाओं पर बढ़ रहे दुष्कर्म की घटनाओं के विरोध में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। तो रांची और मांझी की घटना पर सियासत तेज हो गई है और बता दें आपको कि बीजेपी का 1 दिवसीय धरना और आपराधिक घटनाओं को लेकर बीजेपी विरोध जता रही है इस 1 दिवसीय धरने के माध्यम से। पूरे झारखंड के अंदर बलात्कार, व्यभिचार, अत्याचार और भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार, जिसमें कांग्रेस और राजद शामिल है, इसके शासन काल में आज के दिन महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, माँ बेटियों की इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं है। अभी तक 1 साल के अंदर 1700 से ज्यादा बलात्कार की घटनाएं घट चुकी है और कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब व्यवस्था है कि प्रत्येक दिन हत्याएं अपनी सीमाएं पार कर रही है। वहीं झामुमो के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सह राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भाजपा समर्थित असामाजिक तत्वों द्वारा किए गए हमले और भाजपा शासित राज्य में बढ़ रहे महिलाओं के प्रति अत्याचार के खिलाफ झामुमो ने रांची जिला समिति अल्बर्ट चौक पर भाजपा का पुतला दहन किया। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जहां पर
राज्य के मुख्यमंत्री पर हमले को लेकर झामुमो ने बीजेपी का पुतला दहन किया। आपको बता दें कि लगातार बीजेपी शासित राज्यों में जहां पर आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, इसको लेकर भी झामुमो झारखंड में अलवा टेक्का चौक पर पुतला दहन कर रही है बीजेपी का। इस पर बातचीत के साथ हमारे साथ फोन लाइन से राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, जानना चाहेंगे बीजेपी और जेएमएम जहां आमने सामने दिखाई दे रही है, एक तरफ जहां पर बीजेपी ने 1 दिवसीय धरना दिया है, दूसरी तरफ जहां पर मुख्यमंत्री पर हमला हुआ झारखंड में, इसको लेकर जेएमएम ने बीजेपी का पुतला दहन किया है और साथ ही बीजेपी शासित राज्यों में जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, इसको लेकर भी जेएमएम ने पुतला दहन किया है। किस तरीके की तस्वीरें आपको देखने को मिली? जी, सैकड़ों की संख्या में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता अलवा टेक्का चौक पहुंचकर बाबूलाल मरांडी और प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रसाद का पुतला दहन किया और सरकार के में जो आरोप लगाया जा रहा है कि ये इसके द्वारा जो असामाजिक तत्व पिछले दिनों मुख्यमंत्री पे हमला किए थे, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और जिसके जो लोग ये गलत बयानबाजी कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि झारखंड में जहां पर मुख्यमंत्री के हमले को लेकर सियासत तेज हो गई है, एक तरफ जहां पर बीजेपी 1 दिवसीय धरना दे रही है कि झारखंड में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, दूसरी तरफ जेएमएम भी बीजेपी के जो कहें कि विधायक दल के नेता हैं उनका पुतला दहन कर रही है कि बीजेपी के जो असामाजिक तत्वों ने मुख्यमंत्री पर हमला किया, इसको लेकर जेएमएम भी प्रदर्शन कर रही है। फिलहाल खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहें कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।